बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स रेस के बारे में कि एक्स रेस कैसे प्रोड्यूस हुए। तो 1895 के अंदर एक साइंटिस्ट का नाम था रोएंटजेन। रोएंटजेन कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर काम कर रहा था। उसने ऑब्जर्व किया कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यानी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब वो कैथोड से निकलकर एनोड से स्ट्राइक करते हैं तो एनोड से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो उस इनविजिबल रेडिएशन को उसने क्या नाम दिया? रोएंटजेन रेज। बाद में उन रेज को क्या नाम दिया गया? एक्स रेज नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो रेस प्रोड्यूस हुए ये अननोन रेडिएशंस थे, तो इस वजह से उसको नाम क्या दिया गया? एक्स रेस का नाम दिया गया। ये एक्स रेस प्रोड्यूस के किस तरह ये एक्स रेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसका मेथड क्या है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये क्या है? ये पॉजिटिव हमारे पास है एनोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव हमारे पास क्या है? कैथोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक फिलामेंट है। ये ऐसा फिलामेंट होता है जिस तरह जो येलो बल्ब होता है इसके अंदर इस तरह फिलामेंट होता है, हीट ऑफ फिलामेंट कहलाता है। ये हमारे पास एक एनोड है जो हमारे पास क्या है? कोई हेवी मेटल या नॉर्मल यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हमारे पास जो फिलामेंट है टंगस्टन फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है? टंगस्टन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एनोड है, यानी टंगस्टन एनोड हम इसको कहते हैं। एक तरफ पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव हमारे पास क्या है? कैथोड है। और ये हमारे पास क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके जो प्रेशर है, इसको क्या है? इसके जो प्रेशर तकरीबन 0.001 mm इसका प्रेशर है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो बहुत हाई पोटेंशियल होता है। यानी ये किसी बुक के अंदर हर बुक के अंदर डिफरेंट इसकी मिकदार हो सकती है। जिस तरह हमारे पास हमारे बुक के अंदर 5000 वोल्ट करंट इसके ऊपर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ठीक है, 5000 वोल्ट इसके ऊपर अप्लाई हमारे बुक के अंदर है। किसी बुक के अंदर 2000, किसी के अंदर 50000 वोल्ट तक इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके अंदर मेंशन है। तो हम अपने बुक्स के हिसाब से चलते हैं। हमारे पास क्या है? 5000 वोल्ट इन हाई वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हाई वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हाई वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ ये जो फिलामेंट है ये फिलामेंट क्या होता है? हीट अप हो जाता है। ये फिलामेंट क्या होता है? हीट अप होता है। और ये हीट अप होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी इस फिलामेंट से जो हमारे पास कैथोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड से टकराते हैं। ये हमारे पास क्या है? एनोड मेटल है। तो यहाँ से क्या करते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं। किस चीज़ के ऊपर? एनोड के ऊपर स्ट्राइक होते हैं। जब एनोड के ऊपर हाई यानी यहाँ पर क्या? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी बहुत स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन, इसका मोशन इन इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा होता है जब वो यहाँ से टकराते हैं इस एनोड से, तो इस एनोड से क्या होता है? इनविजिबल रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से टकरा गए तो इन इलेक्ट्रॉन से यानी इस मेटल से जो हमारे पास टंगस्टन एनोड है यहाँ से क्या है? इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, इस इनविजिबल रेडिएशन का नाम क्या है? इन इनविजिबल रेडिएशन का नाम है एक्स रेज। क्या नाम है इसका? एक्स रेज नाम है। यानी हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन जब जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया इस कैथोड के ऊपर, तो ये जो फिलामेंट है ये हीट अप यानी ज़्यादा गर्म हुआ। तो गर्म होने के बाद यहाँ से क्या हुए? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कैथोड से निकले, एनोड से स्ट्राइक किया, एनोड मेटल से स्ट्राइक किया। और जब यहाँ से स्ट्राइक किया तो यहाँ से एनोड से क्या निकले? कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकले। और इन रेडिएशन जो बीम ऑफ इसको क्या नाम देते हैं? इसको ये जो रेडिएशंस निकले इसको बोलते हैं बीम ऑफ एक्सरेज। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले इसका नाम क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी कैथोड से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, टकरा गए एनोड के सरफेस के साथ, तो एनोड से क्या निकले, इनविजिबल रेडिएशन। ठीक है, इन पूरे एक बीम ऑफ रेडिएशन निकला और इस रेडिएशन को नाम क्या देते हैं, एक्स रेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स रेज इस तरह प्रोड्यूस होती है। अब सवाल ये है कि किस तरह यहाँ जो एटम है वो किस तरह बिहेव करता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड से एनोड से टकराते हैं, तो एनोड के एटम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह रेडिएशंस प्रोड्यूस हुए, तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आपके पास यहाँ से कोई भी हम एक एटम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, एक एटम है। ठीक है, तो अब पता है इसके अंदर जो एटम लेते हैं हैवी मेटल इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, हैवी मेटल के आपके पास क्या है, एटम इस्तेमाल होते हैं या मेटल इस्तेमाल होता है, हैवी मेटल। ठीक है, और बस फर्स्ट कर कोई भी एक ये आपके पास एक एटम है। ठीक है, इस टंगस्टन यानी टंगस्टन हमारे पास क्या है, एक एटम है। हम जानते हैं कि इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर इस तरह कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट शेल के अंदर भी क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आपके पास कोई एक एटम है, क्लियर यहाँ तक, कोई भी एक एटम है। ठीक है, किसका, इस एनोड का। अब इसके अंदर हुआ क्या होगा उसको जो अभी हम डिस्कस करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो इतने फास्ट होते हैं, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी, कि वो इस एटम के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। यहाँ से हमने एटम लिया है तो क्या कर सकता है, यहाँ के जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा, पहले शेल को नाम देते हैं के शेल, दूसरे को एल शेल, तीसरे को एम शेल, तीसरे को एन शेल। ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड्स के जो एटम है उससे किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, वो के शेल से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, एल शेल से भी निकाल सकता है, एम शेल से भी और एन शेल से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ठीक है, यानी आयोनाइज कर सकता है। फर्ज करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये के शेल फर्स्ट शेल से टकरा गए, ठीक है, यानी ये पहले के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, बाहर निकाल देता है और ख़ुद भी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी आपके पास क्या आता, ये हाई इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला एनोड के एटम से टकरा गया, ये आपके पास एनोड का एक एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अभी मैंने बताया किसी भी इलेक्ट्रॉन को के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एवोकेट या निकाल सकता है। जब इस इलेक्ट्रॉन ने के शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पर के शेल से क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, के शेल का एक इलेक्ट्रॉन है और ख़ुद भी कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कैथोड इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई। यहाँ पर क्या, एक वैकेंसी, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन की जगह बच गई। अब होता ये है कि ये जो हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये स्टेबल इंस्टेबिलिटी में, यानी जितनी इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है ये उतना अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी कॉज करने के लिए यहाँ जो वैकेंसी प्रोड्यूस हुई के शेल के अंदर, तो एल शेल से भी नीचे आ सकता है, यानी एल शेल से के शेल के अंदर आ सकता है, एम शेल से के शेल के अंदर आ सकता है, एन शेल से भी के शेल के अंदर जंप कर सकता है। ठीक है, फर्ज करें अगर यहाँ पर जो वैकेंसी के शेल के अंदर क्रिएट हुई, अगर उसको एल शेल यहाँ पूरा करता है, अगर एल शेल यहाँ एंट्री करता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के अंदर आता है, तो जब ये यहाँ से यहाँ जंप करता है, ठीक है, तो कुछ रेडिएशन ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, के शेल, एल शेल से के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इसने क्या किया, एक रेस प्रोड्यूस की। फिर यहाँ पर जो वैकेंसी यानी एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन के शेल में चला गया, तो एम शेल वाला कहाँ जंप करेगा, एल शेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर लिया तो यहाँ से भी कुछ रेडिएशन निकलती हैं।
ठीक है। इस तरह अगर कहीं से भी, यानी लाजमी नहीं है कि के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया एल शेल से जम करे एम शेल से, किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे जम कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जम करता है तो ये कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं। कुछ रेडिएशंस क्या करते हैं? इमिट करते हैं। ये रेडिएशंस क्या कहलाते हैं? इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं। ये हाई एनर्जी होती है, इसका नाम क्या होता है? एक्सरेस। तो एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं? इस तरह प्रोड्यूस होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम से, के शेल, एल शेल, एम शेल, किसी भी शेल से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो अगले शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जम करता है वहाँ पर, और इस जम की सूरत में कुछ एनर्जी को, कुछ रेडिएशंस को एमिट करता है, और ये रेडिएशंस क्या कहलाते हैं? एक्सरेस कहलाते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? एक्सरेस की प्रोडक्शन, के एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास दो टाइप्स हमारे बुक के अंदर मेंशन है। एक होता है के सीरीज, ठीक है, दूसरा होता है एल सीरीज। तो के सीरीज, एल सीरीज क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल एल, एम, थर्ड शेल एम, और चौथा शेल क्या है हमारे पास? एन है। कि फर्ज करें कि आपके के शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब के शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अगर लोअर इन, जो हमारे पास लास्ट शेल होता है, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे जम करता है, यानी हायर शेल से लोअर शेल के अंदर, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जम करता है, तो उसकी यानी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इनका जो वेव लेंथ होता है वो क्या होता है? शॉर्ट वेव लेंथ होता है। क्या होता है? शॉर्ट वेव लेंथ होता है। ठीक है। जितना शॉर्ट वेव लेंथ होगा उस रेडिएशंस की जो, यानी जितना वेव लेंथ कम होगा, एनर्जी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। हमने एक प्लांक कांस्टेंट के अंदर पढ़ा था कि एनर्जी बराबर होती है एच सी बाय लेमडा। एच सी बाय लेमडा हमारे पास एक फार्मूला था। यानी लेमडा जितना शॉर्ट होगा, लेमडा जितना शॉर्ट होगा, एनर्जी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। यानी एनर्जी किस भी चीज़ पर डिपेंड करता है? लेमडा। यानी जितनी वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। तो लास्ट शेल से यानी क्या होता है, जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उस रेडिएशन की, उसकी क्या होती है? जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो के शेल और एल शेल की हमारे पास क्या है? स्टोरी है। इस तरह अगर एल शेल से कोई रेडिएशन निकलता है तो अपर शेल से लोअर शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वो जो रेडिएशन निकालते हैं, उसकी रिजल्ट में जो रेडिएशन निकलती हैं वो क्या हमारे पास? एल सीरीज कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेस। एक्सरेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? अब एक्सरेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सरेस की कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सरेस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेस। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, जिस तरह कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, ये भी क्या करते हैं? ये भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर, जिस तरह इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, इस तरह एक्सरेज भी क्या है? स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं, बिल्कुल सीधे मूव करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसकी जो वेव लेंथ होती है, इसका जो लैम्डा होता है, वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या होती है? इसका वेवलेंथ होता है। यानी इंतहाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के एक्सरेज होती हैं। ठीक। यानी जितना वेवलेंथ शॉर्ट होगा, एनर्जी या पेनिट्रेशन पावर उनकी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाई एनर्जी विद हाई पेनिट्रेटिंग पावर। क्या है? हाई पेनिट्रेटिंग पावर। यानी जितना वेवलेंथ शॉर्ट होगा, उतना ही उसका स्पीड ज़्यादा होता है और उतना ही उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। ठीक है। अनडिफ्लेक्टेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अनडिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी अनडिफ्लेक्टेड होते टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के क्या होते हैं, अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। यानी अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज, इसे नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव या पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, अनडिफ्लेक्टेड होते हैं, इस पर कोई चार्ज वगैरह मौजूद नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होते हैं, अनडिफ्लेक्टेड होते हैं। ठीक है, हाई आयोनाइजेशन पावर होती है, यानी किसी भी गैस वगैरह को या किसी भी एनोड क्या करता है, हाई आयोनाइजेशन पावर होती है इसकी। ठीक है, इस तरह हाई आयोनाइजेशन पावर मतलब कि ह्यूमन सेल्स के लिए भी क्या है, नुकसानदेह होता है। ह्यूमन सेल्स से भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के अंदर उसको भी आयोनाइज करते हैं। इसलिए हमारे पास जो एक्सरेज होती हैं बड़ी ख़तरनाक होती हैं, ये कैंसर वगैरह भी कॉज कर सकते हैं एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे करेक्टरिस्टिक वगैरह हैं, और भी बहुत सारे हैं जो ख़ास तो हमने बता दिए। ठीक है, अब इससे क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूजेस, यानी इसकी यूजेस वगैरह क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। ठीक है, यूजेस वगैरह किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास बोन्स के फ्रैक्चर वगैरह के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बॉडी के अंदर जो बुलेट्स वगैरह फंस जाते हैं या जिस गोली लगती हैं, तो बुलेट्स की सर्चिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों वगैरह के अंदर जो क्रैक्स होते हैं या ख़राब होते हैं, इसको भी फाइंड आउट करते हैं एक्सरेज के ज़रिए। इस तरह एयरपोर्ट्स के अंदर जो सामान या गुड्स वगैरह आते हैं या बाहर जाते हैं, तो उसकी स्कैनिंग के अंदर भी ये एक्सरेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह जो बुलेट्स वगैरह है या जो हमारे पास बंदूक वगैरह जो एयरपोर्ट्स वगैरह से बाहर आते जाते हैं, तो उसकी स्कैनिंग के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है, यानी कि सामान की चेकिंग के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और वैसे कॉमन कॉमन हमारे पास क्या है कि इसको हम डिफरेंट जो फ्रैक्चर्स होते हैं या एनिमल डिजीज़ होती हैं, इसको इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है, तो उसको भी एक्सरेज की मदद से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या था, एक्सरेज के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा।